हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट बी जो आपके क्लास में चलाया जाता है, आपके बैच में चलाया गया होगा। जो भी बच्चे पार्ट बी के क्वेश्चन नहीं किए हैं वो क्वेश्चंस 25 से लेकर आगे के सवाल आज हम देखेंगे। इसमें 25 तक के पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चंस 1 से 25 तक है, उसमें बेसिक भी बताया हुआ है, उसको जाकर देखें। और 25 से बाद के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। आइए, पहला 25 नंबर क्वेश्चन। एक लंबा वृत्त नदी के एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक वृक्ष खड़ा है नदी के किनारे, दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सम्मुख स्थित एक बिंदु से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस उसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे स्थित एक बिंदु से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सवाल आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कि एक नदी है। मान लेते हैं नदी है, नदी में तिरछा बना लेता हूं। ये नदी है और नदी के एक किनारे पर एक वृक्ष है। नदी के एक किनारे पर एक वृक्ष है। कहता है कि दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सामने से दूसरा किनारा, मान लो आप यहाँ है, इसके ठीक सामने यहाँ पर दूसरा किनारा है, और इस किनारे पर से नदी के वृक्ष के ठीक सम्मुख स्थित एक बिंदु से, दूसरे किनारे पर एक बिंदु है, उससे वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये आपको 60 डिग्री है। फिर कहता है कि उसी किनारे पर स्थित बिंदु, इस बिंदु से 20 मीटर पीछे स्थित, इसी किनारे पर रखिए और इससे चले जाइए 20 मीटर पीछे। अगर ये 20 मीटर पीछे चले जाते हैं आप, 20 मीटर पीछे, यहाँ से 20 मीटर पीछे गए और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से वृक्ष के शीर्ष, यहाँ से पीछे स्थित एक बिंदु से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से आप देखेंगे तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ये यहाँ से ये 30 डिग्री कोण बनता है। ये हमारा नदी है, ये हमारा नदी ऐसे से फ्लो हो रहा होगा। लेकिन बात नदी की नहीं है, बात है नदी के किनारे स्थित पेड़ और दूसरे किनारे पर स्थित बिंदु से। यहाँ से देखा गया नदी का ये पेड़ का शीर्ष 60 डिग्री कोण बन रहा है, और अगर इसके पीछे जाते हैं हम तो 30 डिग्री कोण बन रहा है। यानी कि ये हमारा नदी का चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें स्पष्ट है, ये मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये आपका जो दिया हुआ है ये आपको नदी का जो दिया हुआ था। अब बस इतना समझिए कि केवल एज्यूम करने के लिए नदी था। ये नदी की चौड़ाई आपका यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ नदी की चौड़ाई है। और आपको पता है 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए सामने का जो परपेंडिकुलर होगा यानी हाइट होगा वो √3 गुना होता है आधार से, दूरी से, ऊंचाई। और ये दूरी जहाँ से देख रहे हैं वस्तु को, उसकी दूरी 1 होता है, ऊंचाई होता है √3। ठीक है, और 30 डिग्री है तो आपको बताया गया होगा कि अगर 30 डिग्री के सामने वाला जो है वो 1 होता है तो नीचे पूरा √3 होता है। यानी कि आप पढ़े हैं कि 60 डिग्री के सामने वाला √3:1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर 30 डिग्री की बात करें, 30 डिग्री की बात करें तो सामने वाला 1 और नीचे वाला √3 होता है। अब देखो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि 1 और ये √3 होगा, तो ये √3 पहले से है तो ये पूरा 3 होगा। यानी कि ये सब आप पार्ट ए में देखे होंगे। ये वाला 2 आता है और 2 बराबर कितना दे रखा है, 2 बराबर दे रखा है 20 मीटर, 2 बराबर 20 मीटर। लेकिन मुझे क्या पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई पूछ रहा है।
तो हम लिख सकते हैं नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हमारा 1 निकलेगा। 2 का मतलब 20 है, यानी कि 1 का मतलब 10 हो जाएगा। और क्या कह रहा है? और कहता है कि वृक्ष की ऊंचाई बताइए। वृक्ष की ऊंचाई ऊंचाई यहाँ √3 होगा, यानी कि 10√3 होगा। 10√3 को आप लिख सकते हैं 10 गुने 1.732 या 1.73, ये हो जाएगा 17.32। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि नदी की चौड़ाई हो जाएगा 10 मीटर और इसकी जो हाइट होगी वृक्ष की वो 17.32 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो रहा होगा। ये सब सारा ये 30 से 60 वाला मैं वैसे भी बोलते रहता हूँ, एक याद रखिए कि 30 से 60 बन रहा है तो सामने वाला √3, नीचे 1 और ये 2, यहाँ से यहाँ तक का 2 और यहाँ से यहाँ 1 और ये हाइट √3। और कैसे हो रहा है तो वो बैलेंसिंग से मैं बताया हूँ, पिछले वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। सवाल अगला, भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि पर के एक बिंदु से कोई मीनार है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। देखो फिर 30 से 60 वाला दिया, यानी किसी बिंदु पर से 30 डिग्री बन रहा था, लेकिन मीनार की तरफ, ये मीनार है हमारा, ये मीनार के मीनार का किसी बिंदु से उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, लेकिन इसके मीनार के तरफ 30 मीटर चलने पर, इधर 30 मीटर चलेंगे तो उन्नयन कोण इसका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? 30 से 60 हो गया। आपको पता है 30 से 60 होता है तो सामने वाला √3, नीचे 1 और ये 2, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने देखा। और 2 का मतलब यहाँ से यहाँ कितना है? 30 मीटर है, क्योंकि 30 मीटर चला गया है। 30 मीटर चलने पर 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। साथ ये जो 2 है, या प्यार से लिखिए 30 मीटर। और क्या पूछता है? मीनार की ऊंचाई, जो पूछता है वो बगल में रख दीजिए। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है जो कि √3 है। आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 √3 होगा। √3 का वैल्यू आपको 15 × 1.73 लेना होगा, और 15 से गुना करेंगे। 15 या 45, 5 4, 15 से 105 और 4 109, 95 एक ही ऑप्शन में है ही, आपको 25.95 और आपको यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से बनाना है। आपको याद रखना है कि 30 और 60 के लिए सामने वाला √3, नीचे में 1 और ये 30 है तो यहाँ 2 होगा। 30 से 60 जब भी होता है तो √3, 1 और ये 2 होता है, याद रखना है इसको। ठीक है, दो भूमि केंद्रों के सामने, दो भूमि केंद्रों से मापने पर सॉरी, दो भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। क्या कह रहा है? एक उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह है, उसको जमीन पर के दो बिंदु से देखा जा रहा है। दो भूमि केंद्रों से एक कृत्रिम उपग्रह का एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब कि प्लेन एक सतह खींच लेते हैं, उस पर से एक कोई सैटेलाइट है, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और किसी और बिंदु से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर 30 और 60 का देखिए दे रहा है, और कहता है कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 400 है, यानी कि ये जो है सो 400 है। तो आपको अभी बता रहे हैं कि 30 और 60 के लिए आपने पढ़ा है सर। 30 और 60 के लिए अगर हमें बात करी जाए तो 60 के सामने वाला √3 होता है, नीचे वाला 1, और जहाँ 30 से 60 हुआ है वो 2 होता है। ठीक है, क्यों होता है बताया गया है। अब आपको पता है कि मुझे ऊंचाई निकालना है और ऊंचाई √3 दिया हुआ है, लेकिन 2 = 400 है, तो लिखूंगा 2 = 400
मीटर। और अगर मुझे सैटेलाइट की ऊंचाई चाहिए, उपग्रह की ऊंचाई चाहिए, तो उपग्रह की ऊंचाई √3 है, जो कि हो जाएगा 200√3। अब 200√3 को आप ध्यान दीजिएगा, 200 गुने 1.73 लिखेंगे तो 17 दूनी 34, यानी कि 346 किलोमीटर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मीटर नहीं था, किलोमीटर था, तो 346 किलोमीटर हो जाएगा। ये 400 किलोमीटर था, मैं मीटर लिख रखा हूँ, 400 किलोमीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा 346 किलोमीटर। क्लियर है बात, स्पष्ट है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल कर रहा है एक मीनार समतल भूमि पर खड़ी है। एक मीनार है, खड़ी है सीधी, लंबवत खड़ी है, सीधी समतल भूमि पर खड़ी है। सूर्य के उन्नयन कोण 30 डिग्री पर मीनार की छाया सूर्य के 49 कोण, 49 या उन्नयन, इस सब सबरा वर्ड एलिवेशन को कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन को, उन्नयन 49। तो 49 30 डिग्री पर मीनार की छाया सूर्य के 49 60 डिग्री पर मीनार की छाया से 45 मीटर अधिक है। सब 30 वाला दे रहा है। देखो, आपको सूर्य है, किसी मीनार का ये आपको छाया बन रहा है, जो 30 डिग्री पर छाया बन रहा है वो, और जो 60 डिग्री कोण पर छाया बन रहा है वो। 30 डिग्री पर का छाया यहाँ से यहाँ है, 30 डिग्री पर का छाया यहाँ से यहाँ है, और 60 डिग्री पर का छाया यहाँ से यहाँ है। और 60 डिग्री का उन्नयन कोण ये आपका है 60 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री है। आपको पता हो कि ये सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा हो, कैसे छाया बन रहा है, ये परेशान ना हो। कैसे छाया बन रहा है ये ना ध्यान दें, केवल ये सोचें कि 30 से 60 बन रहा है, बस 30 से 60 बन रहा है, यानी पहला वाला छाया यहाँ तक बनता होगा और दूसरा छाया यहाँ तक बनता होगा। एंगल सूर्य ऊपर में चढ़ता जा रहा होगा और इस तरह से एंगल बन रहा होगा। अब आपको केवल केयर ये करना है कि छाया बढ़ा है 45 मीटर, है ना। ये छाया जो आपको 45 मीटर अधिक हो रहा है, यानी कि ये 45 मीटर यहाँ पर छाया बढ़ रहा है। अब जरा केयर करिए कि ऊंचाई कितनी है। हमें पता है 60 के लिए आपको कई बार बताया गया इसके पहले वाले में कि √3 है और ये 1 है और ये 2 है, और 2 बराबर 45 मीटर है। इसलिए ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई √3 है। ठीक है, यानी कि 45/2 √3, जो भी आ जाता 45/2 यानी 22.5, और गुने 17.1.73, तो 17 गुने 22 करेंगे, अप्रॉक्स आ जाएगा 17×5 = 85, 17 दूनी 34 और 17 दूना 34, ये आ जाएगा आपको 8 4 12 4 3 7, यानी कि 38.73, इसका आंसर हो जाएगा 38.73। समझ रहे हैं, हर जगह पर वही हो रहा है, √3, 1 और 2। पढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश स्तंभ एक प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर उसकी ओर आ रहे दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एक प्रकाश स्तंभ है, 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर उसकी ओर आ रहे दो जहाज, कोई एक प्रकाश स्तंभ लगा हुआ है, ठीक है, ये प्रकाश स्तंभ है, मान लीजिए यहाँ से देखा जा रहा है जहाजों को, पानी के जहाज हैं ऐसे, ये देखा जा रहा है। यहाँ से दो जहाज आ रहे हैं और उन दोनों जहाजों के अवनमन कोण यहाँ से 30 और 45 है, यानी कि एक जहाज का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और एक जहाज का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री है। मान लेते हैं कि ये वाला 45 है, ये 45 है और ये है आपका 30 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि इसकी चोटी, प्रकाश स्तंभ की चोटी 100 मीटर की है, तो पूछता यह है कि जहाज एक दूसरे के पीछे हो तो बताइए कि कितनी दूरी पर है ये दोनों जहाज।
दोनों जहाज, अगर यहाँ पर एक जहाज जहाँ पर के 30 डिग्री बन रहा है, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, तो बताना ये है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है। मैं सीधा सीधा ये करूँगा। 45 डिग्री के सामने वाला 1 और ये 1 होता है, और 30 डिग्री के सामने वाला भी 1 होता है, लेकिन पूरी दूरी जो होगा ना वो √3 होगा। इसके सामने वाला 1 होता है, लेकिन पूरी दूरी क्या होता है, √3 होता है। 45 के लिए 1 होता है, जितना हाइट उतना ही दूरी, जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से की दूरी वही होगा जितना की ऊंचाई होगा, तब 45 बन रहा होगा। और अगर 30 डिग्री बन रहा है तो हाइट 1 और √3 होगा। या बात आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दोनों के बीच की दूरी है सो √3 - 1 रहा होगा। ठीक है, √3 - 1। अब आपको 1 बराबर दिया हुआ है 100, यानी कि लिखेंगे 1 बराबर 100 मीटर, मीटर में है। और आपको इनके बीच की दूरी निकालना है, दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी के लिए आप निकाल दीजिएगा √3 - 1, यानी कि ये 100 √3 - 100 √3 - 1, और √3 का वैल्यू होता है 1.73, यानी 100 - 0 इंटू 100 इंटू 0.732, और 73 है तो ये 73 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √3 का वैल्यू 1.73 ले लिए, 1.73 √3 का वैल्यू हो गया और उसमें से -1 किए तो 0.73 बच गया। 0.73 को गुना करेंगे 100 से, 73 आ जाएगा। आंसर हो गया। सवाल देखिएगा, इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया 73। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधे जाती है। एक सड़क है जो 50 मीटर ऊंचे मीनार तक सीधा जाता है। ये मीनार है जिसकी ऊंचाई बोल रखा है 50 मीटर, मीनार है ये, और इस मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर। और एक सड़क है जो कि मीनार तक सीधे जा रही है, यहाँ से मीनार तक ये सीधा जाती है सड़क। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। मीनार की चोटी से एक सड़क पर दो गाड़ियों के अवनमन कोण 30 और 60 है। फिर देखो 30 और 60 दे रखा है ना। दो गाड़ी है, उन दोनों के अवनमन कोण 30 और 60 है। मान लीजिए ये वाला 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। दोनों मोटर गाड़ियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और बताइए कि प्रत्येक मोटर गाड़ी मीनार के आधार से कितनी दूरी पर है। दोनों मोटर गाड़ियों के बीच की दूरी बताइए, और ये भी बताइए दोनों मोटर गाड़ियों के बीच की दूरी बताइए, और ये भी बताइए कि वो प्रत्येक मोटर गाड़ी मीनार के आधार से कितनी दूरी पर है। ये दोनों मोटर गाड़ी मीनार के आधार से कितनी दूरी पर है ये बताना है। अच्छा 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री के लिए ये सामने वाला √3, नीचे में 1, सामने में √3, नीचे में 1 होगा। और 30 डिग्री है तो यहाँ वाला 2 होगा। अब हमें बताना है दो चीज़, एक तो दोनों मोटर गाड़ियों के बीच की दूरी बताना है, और दूसरा कि प्रत्येक मोटर गाड़ी मीनार के आधार से कितनी दूरी पर है। हालांकि यहाँ पर आंसर एक ही दे रखा है, यानी कोई एक ही बता रहे हैं, लेकिन तीनों बन सकता है। आपको पता है ऊंचाई कितना है √3, तो मैं लिखूंगा कि √3 बराबर 50 मीटर लिख दूंगा। ठीक है, अगर मुझे दोनों के बीच की दूरी निकालना है, दोनों के बीच की दूरी मुझे निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस दोनों के बीच की, तो मैं निकालूंगा यहाँ 2। ठीक है, अगर मुझे निकालना है प्रत्येक मोटर गाड़ी मीनार के आधार से कितनी दूरी पर है, तो पहली मोटर गाड़ी जो 60 डिग्री बना रहा है उसकी दूरी 1 है, और दूसरी मोटर गाड़ी उसकी दूरी 3 है। दूरी निकाल लूँगा ये, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको पूछ रहा है, यानी 100/√3 हो जाएगा, और 100/√3 वहाँ पर नहीं दे रखा है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 100 × √3/3, जो कि हो जाएगा ये 173/3, तो 3 × 5 = 15 और 2 बच गया, 3 × 7 = 21, 57 के करीब कुछ आता होगा। 58 आप लगा देंगे इसको, 57 पॉइंट समथिंग आता होगा, अप्रॉक्स लगा देंगे 58। आप कैलकुलेट करके इसको देखेंगे, आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। और यहाँ जब ये निकालना होगा तब
ये निकालना होगा तो फिर आपको इतना गुने 1 करना होगा, इतना गुने 3 करना होगा, ठीक है। तो आप देखिए 50/√3 है और इंटू 2 किए तो ये आया 57 आया। 50/√3 गुने 1 करेंगे तो इसका हाफ आएगा, और 57 मतलब यानी कि अगर गुने 3 करेंगे तो इसका हाफ का 3 गुना आएगा, ठीक है। तो बाकी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका आंसर केवल दिया हुआ था कौन वाला, पहला वाला, दोनों मोटर गाड़ियों के बीच की दूरी। ये वाला आपको आंसर इसका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए। लेकिन आपको दोनों के बीच की दूरी 58 होगा, 57 के लगभग आ रहा है। तो 31 कह रहा है नदी के किनारे 200√3 मीटर की ऊंचाई वाले एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। देखिए कैसे करा, नदी के किनारे 200 मीटर की ऊंचाई के एक पहाड़ पर से यानी कि ऊंचाई पहाड़ का कितना है भाई, पहाड़ की ऊंचाई है 200√3 मीटर ऊंचाई पर से एक पहाड़ से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। एक जहाज जो आ रहा है इसी दिशा में पहाड़ की तरफ जा रहा है, उसका अवनमन कोण कितना बता रहा है ये भैया, 30 डिग्री है अवनमन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, अवनमन कोण 30 डिग्री है। चूंकि पहाड़ पर से देख रहा है इसलिए यहाँ पर से अवनमन बनेगा। अब 2 मिनट के बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 2 मिनट चलता ही है और ये पहाड़ की तरफ आ रहा था जहाज, पहाड़ की तरफ जहाज तेजी से आ रहा था, और 2 मिनट में उन्नयन कोण इसका कितना बनने लगा, 60 डिग्री बनने लगा। ये मतलब जहाज जो आ रहा था इसके तरफ पहाड़ की तरफ, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनने लगा। कितना में समय लगा यहाँ से आने में, 2 मिनट। अच्छा आपको पता है कि जब भी 30 और 60 रहता है तो सामने वाला √3, नीचे में 1 और ये 2। और आपको पता है कि √3 का मतलब 200√3 होगा। कहता है 2 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए जहाज का वेग क्या है, यानी किस स्पीड से जहाज चल रहा है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे, कितना चला है 2 मिनट में, 2 मिनट में चला दूरी, चली गई दूरी, डिस्टेंस कितना होगा, √3 बराबर आपका 200√3 है। अगर आपको √3 बराबर 200√3 है, अगर दूरी निकालना है तो यहाँ लिख देंगे 2, और यानी कि आ जाएगा 400, अर्थात 400 मीटर दूरी चल रहा है। कितना मिनट में, 2 मिनट में। अगर मैं कहूँ कि 400 मीटर दूरी 2 मिनट में चल रहा है, तो यहाँ पर स्पीड निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 400 मीटर दूरी 2 मिनट में चल रहा है, यानी 400 मीटर बटा 2 मिनट, यानी 200 मीटर प्रति मिनट यहाँ पर इसका आपका स्पीड हो जाएगा। 200 मीटर प्रति मिनट इसका स्पीड होगा। प्रति मिनट में दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। 200 मीटर प्रति मिनट इसका चाल हो जाएगा। क्लियर है बात, इस तरह से कैलकुलेट करना है। मुझे लगता है समझ में आ रहा है। आगे बढ़ता हूँ। एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, एक टापू है उस पर वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारे पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि P Q और वृक्ष के जड़ एक ही रेखा में है। कहता है नदी के विपरीत किनारे पर P और Q स्थित है और दोनों एक टापू नदी में है और नदी की चौड़ाई 100 है, और टापू पर एक वृक्ष है और P और Q नदी के किनारे पर है। ये बात कह रहा है, P और Q वृक्ष के जड़, और ऐसा है कि तीनों एक ही सीधे में आता है। मतलब जो सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे समझ सकते हैं, एक वृक्ष है, टापू है, ये एक वृक्ष है, और इस वृक्ष के दोनों तरफ एक P है और एक Q है। अब पता नहीं ये कहाँ पर है, बीचों बीच टापू नहीं है, मतलब बीच में टापू है, नदी के बीच में कहीं टापू है, और इस टापू से इसका बिंदु P है और ये Q है, और तीनों जो है ना पेड़ P और Q सब एक ही जड़ में है, एक ही सीध में है, इनके जड़ एक ही रेखा में है। कहता है P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 है, यानी P से इससे इसका 45 डिग्री है। ठीक है,
तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हाइट निकालना है वृक्ष की। आपको पता है 30 के सामने वाला 1, नीचे वाला √3। आपको ये भी पता होगा 45 के सामने वाला 1, नीचे वाला 1। अर्थात वृक्ष की ऊंचाई 1 है और P और Q के बीच की दूरी √3 और 1 है। तो पूछता है कि बताइए कि अगर नदी की चौड़ाई 100 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, नदी जो P और Q किनारे पर है, नदी के किनारे पर P और Q है, ये है 100 मीटर दे रखा था। तो आपसे पूछता है कि अगर ये 100 मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो सोचिए क्या है, √3 + 1 है 100 मीटर है, और अगर ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई 1 रख लेंगे, ऊंचाई हमारा निकल पड़ेगा। यानी कि ये आ जाएगा 100 × √3 -1, रैशनलाइज करेंगे तो बटा में 2 आएगा। और मुझे समझ में आ रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये हो जाएगा 70, ये गुना करेंगे तो 100 गुना 0.732 होगा, क्योंकि ये इसमें से एक घट जाएगा और बटा में 2 है। मुझे लगता है कि आप देख रहे होंगे 73.2 बटा 2 होगा, जो कि कैलकुलेट करके 36 दूना 72 होता है और 6 दूनी 12, 36.6 यानी 5 के अप्रोक्स में दिया हुआ है। 36.5 इसका आंसर होगा, लगभग में इसका मान होगा। समझ पा रहे हैं बात? कभी भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन देता है तो बैलेंस अगर दिख गया तो सीधा सीधा लिख देना है, 30 के सामने वाला 1, नीचे वाला √3। 45 के लिए जो जितना ऊंचाई उतना ही दूरी, और 30 के लिए जितना ऊंचाई उससे √3 गुना दूरी, और दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 मीटर। और हम इस तरह से कैलकुलेट कर लें। 32 के बाद देखिएगा 33। एक वायुयान के ठीक दाएं और बाएं नदी में स्थित दो जहाजों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। एक वायुयान है, उसके दाएं और बाएं, एक वायुयान है, एरोप्लेन है ऐसे, और इसके दाएं और बाएं दाएं और बाएं दो बिंदु से उन्नयन कोण यहां से देखा जा रहा है। दो बिंदु कहीं है दाएं और बाएं, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है और एक यहाँ है। तो यहां से कोई देख रहा है, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। दाएं बाएं यानी कि इसके बीचों बीच जो ऊंचाई है ना, उससे एक दाएं होगा और एक बाएं होगा, और इसका एंगल ऑफ ये इसका ऊंचाई है ये। एक का उन्नयन कोण पाया गया है 60 डिग्री और एक का उन्नयन कोण पाया गया है 45 डिग्री। एक का 60 डिग्री मान लीजिए और इसका मान लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। और कहता है कि वायुयान की ऊंचाई निकालिए, कितना ऊंचाई पर है 100 निकालिए, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है। ठीक, अभी वाला सवाल है वैसा ये टापू वाला ले, और इनके बीच की दूरी 100 है। अभी थोड़ा बैलेंसिंग ध्यान देना होगा। आपको पता है 60 डिग्री के सामने वाला √3 होता है और नीचे वाला 1, और 45 के लिए क्या है, जितना ऊंचाई होता है उतना ही दूरी होता है। तो आप क्या करेंगे, √3 है तो नीचे में भी √3 ले लीजिए, और क्या करिए, दोनों के बीच की दूरी टोटल दे रखा है कितना 100। टोटल दूरी कितना दे रखा है, इसका टोटल दूरी दे रखा है यहाँ से यहाँ 100 मीटर। फिर कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि आपको पता लग गया होगा √3 + 1 बराबर कितना है 100 मीटर है, और मुझे निकालना है ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए कितना से गुना कर देंगे, √3 से गुना कर देंगे। और आपको पता है अगर रैशनलाइज करेंगे तो 100, और यहाँ हो जाएगा √3 - 1 और √3 और बटा में 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा हैंडल करिए, कैलकुलेशन करिएगा। ये मिलेगा 100 गुने 0. ये इसमें गुना कर देता हूँ मैं, तो ये 3 - √3 आ रहा होगा, और आपको बटा में 2 है, और ये आपको कैलकुलेट करके आएगा। डेसिमल में दे रखा है तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा। 100 गुने इसका वैल्यू होता है 1.73, तो ये 2.73 घटाएंगे, क्योंकि ये 3 में से घटाना होगा 1.73। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, ये एक
है और 73 है, तो ये मैं लिखूंगा 7 और 2 और ये 1, ठीक है। अब इतना बटा 2 है, तो इससे गुना करूंगा तो 127/2 होगा, और ये हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 63 पॉइंट समथिंग इसका आएगा, 63 पॉइंट समथिंग, यानी 63.4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? 63 के लगभग आएगा, 63.4। तो इस तरह के सवाल आपको बहुत पूछता है, आपको केवल ध्यान देना है कैसे बन रहा है। अगला सवाल देखिएगा, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता है कि एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, सीढ़ी को पलट दी जाती है। देखिए क्वेश्चन है कि एक घर में सीढ़ी लगा हुआ है, ऐसा है, एक घर इधर है, इस पे एक सीढ़ी लगा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। मैं सुंदर सा सीढ़ी बना रहा हूँ, सुंदर सा नहीं बना लेकिन फिर भी सीढ़ी आप समझ लीजिए, ठीक है। ये सीढ़ी बन गया, ठीक है। एक सीढ़ी है जो उन्नयन कोण कितना बना रहा है, सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सिरा और जड़ सिरा और जड़, ये आपका सिरा हुआ। ये क्या बना रहा है, कह रहा है कि एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहां पर से देखा जा रहा है तो ये 60 डिग्री बन रहा है। सिरे का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, ये कह रहा है कि भैया ये जो बनेगा ना, ये आपका 60 डिग्री बनेगा, सिरे का उन्नयन कोण। सिरा यहाँ पर है, जहां से यहाँ से देखेंगे तो उसका उन्नयन कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। और सीढ़ी अगर पलट दोगे, जिसमें कि वह गली के दूसरे किनारे पर एक घर से जा लगती है, पलट दोगे और इधर एक घर है और उस पर जाकर अगर लग जाए तो उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि अगर यही सीढ़ी इधर पलट दिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 45 डिग्री हो जाएगा, मैं बना दिया उसी का, अब थोड़ा सा समझ एडजस्ट करिएगा। ये 45 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। इधर पलटेंगे तो 45 हो जाएगा, उधर 60 डिग्री बना रहा था, ठीक है। यदि सीढ़ी 26 मीटर का है तो पूछता है कि भाई बताइए गली की चौड़ाई क्या है। आपको कैसे करना है, अगर सीढ़ी कितने का है, यदि सीढ़ी आपको 26 मीटर का है, ये वाला 26 मीटर का है, ठीक है, सीढ़ी इधर से इधर पलटे हैं तो ये 26 मीटर का है। अब आपको ये ध्यान देना है कि गली की चौड़ाई कितनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गली है, ये दीवार है और ये दीवार है, तो यहाँ से गली के दूसरे तरफ दीवार में जाकर टकराता है। सबसे पहली बात कि हमको एक चीज मेंशन करना है, 60 डिग्री है तो सामने वाला 60 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, √3, नीचे में 1। 60 डिग्री के लिए ऊंचाई √3 होता है, और जहां से 60 डिग्री बन रहा है वहां से दूरी वस्तु का होता है कितना, वहां से दूरी होता है 1, ऊंचाई √3, दूरी 1। 45 के लिए जितना ऊपर उतना नीचे, ठीक है। लेकिन दोनों स्थितियों में एक चीज कॉमन है, वो है सीढ़ी की लंबाई। यहाँ √3 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। और अगर ये 2 हो गया, क्योंकि होता है 1 1 है तो ये √2 होता है, लेकिन अगर आप इसको करना चाहेंगे 2, इसको अगर बनाना चाहेंगे 2 तो करना होगा √2 से गुना, क्योंकि ये 2 बनाना चाहते हैं, ये 2 है और ये भी 2 बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखो भाई 45 के लिए 1 1 √2 होता है, और 60 के लिए √3 1 और ये 2 होता है। क्योंकि सीढ़ी एक ही है लेकिन ये वाला √2 है, तो इसको मुझे 2 बनाना होगा। 2 बनाने के लिए मैं √2 से गुना कर दूंगा, और √2 से मैं गुना करूंगा तो ये सभी में गुना होंगे, ये इसमें √2 से गुना करूंगा ना, तो ये सभी टर्मों में √2 से गुना हो जाएंगे। अगर सभी में √2 से गुना हो गए तो ये तय बात है कि ये वाला 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये √2 हो गया और 2 हो गया, अर्थात 2 का मतलब हो गया 26। 2 डिनोट्स 26, 2 का मतलब हो गया
26 मीटर, क्योंकि 2 बराबर 26। ये देखो मैंने बैलेंस कर दिया, यहाँ पर √2 से गुना करके इसको भी 2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये सीढ़ी जितना था उतना ही भी आ गया, और 2 बराबर कितना हो गया 26। अब पूछता है कि चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो चौड़ाई कितना, 1 और अब 1 नहीं रहा ही, अब ये √2 हो गया, यानी कि 1 और √2, अर्थात यहाँ पर लिखूंगा मैं √2 + 1, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा ये 13 आ रहा होगा, और √2 + 1 2.41 है ना। ये 1.4 ये लेने के लिए कुछ कहा है, नहीं कहा है, तो लिखेंगे √2 का वैल्यू 1.41, तो 1.41 और ये 1 तो 2.41, और 13 से गुना करेंगे, 13 के 3, 13 चौका 52 और 1 53, और 13 दूनी 26 और 5 26 5 31.34, यानी कि आंसर होना चाहिए अप्रॉक्स 31.4, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि ये यहाँ पर 3414 के चलते आपको ये कैलकुलेट करने में आ रहा है, यानी कि लगभग ले लीजिएगा 31.4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। कह रहा है कि एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी हुई है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी हुई है और मैं दीवार के साथ 30 डिग्री कोण बना रही थी। सीढ़ी को पलट कर दूसरे किनारे घर से बनाते तो 45 डिग्री बनाते। गली की चौड़ाई, सेम क्वेश्चन है, इसके पहले वाला देखे थे उसी तरह का है। आइए चित्र बनाते हैं। समझिएगा मैंने क्या करा है यहाँ पर, ये एंगल दे रहा है, जब सॉरी ये कह रहा है कि एक तरफ सीढ़ी जो बन रहा था वो बन रहा था कितने डिग्री का कोण, ये सीढ़ी जो है वो बना रहा है कितने डिग्री का कोण, ये बना रहा है पहले में 30 डिग्री का कोण, लेकिन गली के दूसरे तरफ पलटेंगे तो ये 45 का हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि यदि 8 मीटर लंबी सीढ़ी है, या लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई कितना दे रखा है 8, सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर, 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, इसके सामने वाला होता है 1, नीचे वाला होता है √3, और जो हाइपोटेनस होता है वो 2 होता है। 45 के लिए जितना आधार उतना ही ऊंचाई, और ये होता है √2। अब दिक्कत ये है कि यहाँ 2 सीढ़ी है और यहाँ 2 √2 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए मैंने बता रखा है, आप लोग समझते होंगे कि इसको गुना करेंगे किससे, √2 से, ताकि ये 2 हो जाए, क्योंकि सीढ़ी दोनों बराबर है, दोनों की सीढ़ी वही है। तो कहने का मतलब है कि मैं गुना कर दूंगा किससे, √2 से, और इसमें गुना करेंगे तो सभी इससे रिलेटेड जो रेशियो थे सभी में √2 से गुना होगा। लिहाजा 2 बराबर 8 हो गया, यहाँ भी 2 आ गया, ये गुना करके 2 आ जाएगा। 2 बराबर कितना हो गया 8, यानी 2 इक्वल्स टू सीढ़ी की लंबाई जो था सो 8 था। मेरे रेशियो के अनुसार 2 है, और रियल में सीढ़ी की ऊंचाई है, सीढ़ी की लंबाई है 8। अब पूछता है कि गली की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक बताइए। गली की चौड़ाई इधर √3 है और इधर √2 है, यानी कि √3 + √2 होगा, ठीक है। √3 का वैल्यू 1.73 और √2 का वैल्यू 1.414, तो 1/4 लेते हैं, और यहाँ पर 4 आ गया। ये 4 गुना लिखिएगा, ये 4 और 1 और 3.14, यानी कि 14 चौका 56 और 4 12। गली की चौड़ाई
कुछ इस तरह से निकल कर आ पा रहा है 12 तो कोई ऑप्शन में है नहीं इसमें। ये कह रहा है कि 8 मीटर लंबी सीढ़ी है, मुझे लगता है कहीं गलती हुआ होगा। 8 मीटर सीढ़ी है और 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। ऑप्शनों में कुछ कहीं थोड़ा मोड़ा होगा, आप देख लीजिएगा। ये 8 मीटर अगर होगा तो फिर इस तरह से √3 और √2 को जोड़ना होगा इसमें, ठीक है। √3 और √2 का वैल्यू हो जाएगा, √3 का 1.73 और √2 का 1.41, और दोनों को जोड़ेंगे तो अप्रोक्स आ जाएगा 3.14, और 4 से गुना कर 4 चौंगा 16, 4 4 3 12, ठीक है। 12.56 मीटर के बीच की दूरी, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ये कहीं ऑप्शंस में त्रुटि रहा होगा। 35 के बाद देखिएगा 36, 36, ठीक है। 36 देखिएगा, एक क्षैतिज समतल पर खड़े बराबर ऊंचाई के दो स्तंभों के बीच की दूरी 32 मीटर है। एक क्षैतिज समतल पर खड़े बराबर ऊंचाई के दो स्तंभों के बीच की दूरी 32 है। दो स्तंभ है, दोनों की ऊंचाई बराबर है। दो स्तंभ है क्षैतिज, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो ऑब्जेक्ट खड़े हैं, दो स्तंभ खड़े हैं, दो पिलर खड़े हैं, और दोनों पिलरों के बीच की दूरी 32 कह रहा है। इनके बीच की दूरी 32 है, इनके बीच की दूरी 32 है, इनके बीच की दूरी 32 मीटर है। उस समतल पर स्तंभों के बीच के एक बिंदु से उनके सिरों के उन्नयन कोण 30 और 60 है। इनके बीच के बिंदु से सिरों के उन्नयन कोण 30 और 60 है। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब सवाल है कि स्तंभों की ऊंचाई निकालिए, दोनों स्तंभों की ऊंचाई निकालिए, यानी हाइट इनका निकालना है कितना कितना है। आपको पता है 30 के सामने वाला होता है √3, सॉरी 30 के सामने वाला होता है 1 और नीचे में होता है √3, यानी कि ऊंचाई 1 होता है और दूरी √3 होता है, जहां से देख रहा है वहां से दूरी। और 60 के लिए ऊंचाई होता है √3 और दूरी होता है 1, ठीक है। अब बात यह है कि जो दोनों स्तंभ की ऊंचाई बराबर है, लेकिन ये √3 कह रहा है, ये 1 हो रहा है, और ये √3 है और ये 1 कह रहा है ना। ऊंचाई दोनों बराबर है लेकिन अलग अलग है। तो ऐसे स्थिति में अगर मैं इसको √3 बनाता हूँ, पता है आपको जानकारी होगा कि ये जो होगा सो मिट जाएगा, और ये कितना, ये √3 गुना नीचे वाला होता है, यानी कि ये हो जाएगा 3। समझ में आ रहा बात? परपेंडिकुलर का √3 गुना बेस होता है, यानी कि अगर ये √3 हुआ तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 और 1 4, 4 का मतलब हो गया आपको 32 मीटर। और अगर रह गई बात ऊंचाई की, तो ऊंचाई यहाँ √3 लूंगा और आंसर आ जाएगा 8 चौका 32, 8√3 की ऑप्शन बी में स्थित है। समझ पा रहे हैं बात? मामला क्लियर है एकदम? तो थोड़ा सा चित्र में गड़बड़ लग रहा होगा, उसको ठीक से बनाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि दो ऊर्ध्वाधर, 37 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़े हैं। कहता है कि दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दो सीधे स्तंभ है, उनके बीच की दूरी 60 मीटर है। ये कह रहा है 60 मीटर है, ठीक है। और एक की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है। ये कह रहा है कि भैया एक की ऊंचाई जो है पिछले वाला में बराबर दे रखा था, अभी में एक की ऊंचाई दूसरे से दुगनी कह रहा है, दुगना है सीधा। एक की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है, दुगनी है, थोड़ी बड़ी है, दुगनी है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। पहले तो उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, इनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा जो है, मध्य मतलब बीचों बीच, यानी इधर भी बराबर इधर भी बराबर, बीच के बिंदु से उनके सिरे के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में कंप्लीमेंट्री है, यानी कि ये थीटा है तो ये इसका 90 माइनस थीटा कोण होगा, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। और इनके बीच ये पूरा दोनों स्तंभ है ना, उनके बीच की दूरी 60 है, ये ध्यान रखना है। अब आपको पता है और ये भी पता हो कि इन दोनों की ऊंचाई जो है सो एक की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है, ठीक है। अब कहता है कि तो उनकी ऊंचाई मालूम कीजिए। एक मान लेंगे x, तो दूसरी की मान लेंगे 2x, कि दूसरा का दुगना है। आपको पता है ऐसी स्थिति में बताएगा कि एंगल जब परस्पर पूरक हो, तो एंगल पूरक रहने पर ऊंचाइयों के गुणनफल और आधारों के गुणनफल बराबर होते हैं। अब जैसे मान लो ऊंचाई h है और ये 2x है, और आधार मान लीजिए कि यहाँ पर, एक मिनट,
आधार ए है यहाँ से यहाँ, यहाँ से 60 माइनस ए होगा, ठीक है, 60 माइनस ए होगा, चूंकि स्तंभों के बीच की दूरी टोटल 60 था, ठीक है। ये और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उनकी ऊंचाई मालूम करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आधारों का गुणनफल ए गुने 60 माइनस ए, ओके सॉरी, यहाँ पर आपने बीचों बीच लिया है तो ये 30 होना चाहिए ना, ये 60 माइनस ए क्यों लूँगा, ये मैं लूँगा 60 है तो कितना कितना लेना होगा, यहाँ भी 30 लेना होगा और ये भी 30, कहाँ से कहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये बीचों बीच है, ये बिंदु बीचों बीच है बोल रखा है, 60 था तो 30 हो जाएगा। अब बहुत आसान होगा, ऊंचाइयों का गुणनफल यानी कि x गुने 2x बराबर में 30 इंटू 30, ऊंचाइयों का गुणनफल और आधारों का गुणनफल होता है कब, जब एंगल परस्पर पूरक हो। तो एंगल परस्पर पूरक हो तो याद रखिए कभी भी कंप्लीमेंट्री बना रहा होगा तो जो भी उन वस्तुओं की ऊंचाई जो पूरक बना रहे हैं उनकी ऊंचाइयों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंसेस यानी दूरियों का गुणनफल, यानी कि जो भी दूरी का गुणनफल होगा उनके बीच, जहां से देख रहा है उन दूरी का गुणनफल, जहां से देख रहा है दूरी का गुणनफल आपस में बराबर होता है। ऐसा कब होता है, जब एंगल परस्पर पूरक होता है। तो 30 यानी कि 450 बराबर एक्स स्क्वायर होगा और x का वैल्यू हो जाएगा √450 और √450 का जो होगा वो 3 और 5 और 2 होगा, तो 15√2 होगा और 15√2 आपका आ रहा है किसका वैल्यू, x का वैल्यू आ रहा है, तो 2x होगा 30√2, यानी कि आंसर उचित होगा इसमें कौन सा, 30√2 और 15√2। लगता है समझ में आ रहा है क्या होता है, ऊंचाइयों का गुणनफल और दूरियों का गुणनफल होता है भाई। तो मुझे लगता है कि 37 आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 60 टोटल दूरी था, लेकिन ये कह रहा था कि बीचों बीच से देखा जा रहा है, मध्य बिंदु से देखा जा रहा है, तो वहाँ पर 30 ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मध्य बिंदु नहीं कहता तो यहाँ पर ए और 60 माइनस ए लेते हैं, लेकिन मध्य बिंदु कह रखा है तो क्यों लेंगे। ये सवाल देखिएगा 38 कह रहा है कि 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा खड़ा है, ठीक है, 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के खंभे और पात के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 और 60 है। 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा है, मीनार कितना ऊंचा है नहीं पता, लेकिन 20 मीटर, हाँ मीनार 20 मीटर ऊंचा है और उस पर एक झंडा है खड़ा है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर स्थित कहीं से एक बिंदु है, उस बिंदु से झंडे के खंभे के पाद, झंडे के खंभे के जड़, झंडे का खंभा का जड़ देखिए ये वाला है, अब ये झंडे का जड़ है और शीर्ष, इसी बिंदु से झंडे के खंभे का जड़ और झंडे के खंभे का शीर्ष कह रहा है कि क्रमशः 45 और 60 बना रहा है, यानी कि जड़ जो है तो ये बना रहा है 45, जबकि शीर्ष जो है तो ये 60 बना रहा है, ऐसा बोल रहा है। और मीनार 20 का है, तो आपसे यही पूछा जा रहा है तो झंडे की खंभे की लंबाई ज्ञात करिए, यानी कि ये कितना रहा होगा, ये झंडे की खंभे की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। अब आपको पता है कि 45 के सामने वाला 1 और नीचे वाला 1 होता है, और 60 के सामने वाला पता है आपको, 60 के सामने वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक का होगा √3। 60 के सामने वाला कहाँ से कहाँ पूरा है, 60 के सामने वाला पूरा यहाँ से झंडा का शीर्ष और पूरा ये आपको पता है √3 होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये 1 था। तो कहने का मतलब ये जो हैगा ये निश्चित तौर पर आपको दिख रहा होगा, ये √3 - 1 दिख रहा होगा। ये क्या लगता है आपको, 1 का मतलब कितना,
1 का मतलब 20 मीटर, और अगर मुझे निकालना है झंडे की ऊंचाई, तो झंडे की ऊंचाई हो जाएगा √3 माइनस, ठीक है। कैलकुलेट करिएगा, मुझे लगता है कि आसानी से ये समझ में आएगा। 20 गुने वो 0.73 लिख देंगे, और ये कैलकुलेट करिएगा तो 7 दूना 14, यानी कि आपको 14.64 आएगा, 14 के करीब आएगा, यानी 14.64 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरह से कैलकुलेट इसका कर लेंगे। और एक और है 39, कहता है 40 तक कर लेते हैं, फिर बाकी अगले वीडियो में कर लेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि एक मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा है, खड़ा है। मीनार के स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण 30 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये फिर वही क्वेश्चन है। एक 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, एक मीनार पर 10 मीटर लंबा झंडा खड़ा। अब क्या कह रहा है, झंडा की लंबाई दे दिया है और मीनार की लंबाई नहीं दिया है, और पूछ रहा होगा मीनार की ऊंचाई, और कह रहा है कि झंडे के फिर से वही किसी बिंदु से झंडे के जड़ और झंडे के शीर्ष के उन्नयन कोण दे रखा है क्रमशः 30 और 60। आप देखो यहाँ पर ये 30 दे रखा है और ये दे रखा है 60। फिर मैं वैसे करूँगा, आपको पता है 30 के लिए नीचे में 1 और ये सामने में 1 और नीचे दूरी जो होता है √3 होता है। और 60 के लिए क्या होगा, 60 के लिए क्या होगा कि सामने नीचे में 1 होगा और ये √3 होगा, लेकिन यहाँ पर नीचे में ऑलरेडी √3 दिल है। ये पूरा जानते हैं कितना कहना होगा, इसको पूरा को कहना होगा 3, जबकि यहाँ से यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ से यहाँ 1 है। समझ पा रहे हैं बात? 30 के लिए 1 नीचे वाला √3, लेकिन 60 के लिए अगर नीचे वाला √3 है तो √3 गुना होता है हाइट, यानी कि √3 है तो ये 3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ जो ऊंचाई है ये वाला 2 होगा। समझ में आ रहा बात? तो बस अब हमें कह रहा था कि झंडे की ऊंचाई 2 है, जो रियल में कितना दे रखा है 10, तो मैं लिखूंगा कि 2 बराबर 10 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार कितना है 1 बराबर, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। 39 के बाद देखिएगा 40, कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन, 9 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर ध्वजदंड के शीर्ष से 9 मीटर नीचे तक पहुंचती है। 9 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 9 मीटर लंबी एक सीढ़ी ध्वजदंड के शीर्ष से, एक झंडा है जी, इसके शीर्ष जहां पर है ना, उससे 9 मीटर नीचे तक पहुंचती है क्या भाई, एक सीढ़ी। 9 मीटर लंबी सीढ़ी एक है जो 9 मीटर लंबी है, ठीक है, 9 मीटर लंबी सीढ़ी है। और ये क्या है कि ध्वजदंड जो है उससे, ध्वजदंड मान लीजिए सतह है और ये सीढ़ी आपकी ऐसे लगी हुई है। कहता है एक झंडा है, ध्वज है जो 9 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर ध्वजदंड, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा ध्वजदंड के शीर्ष से 9 मीटर नीचे तक आता है, यानी कि सीढ़ी भी 9 मीटर का है और ये ध्वजदंड से यानी कि शीर्ष से 9 मीटर नीचे तक ही पहुंच पाता है सीढ़ी, ठीक है। ऊपर से देख रहा है, ऊपर से सोच रहा है, ऊपर से 9 मीटर नीचे तक पहुंच पा रहा है सीढ़ी, ठीक। अब कहता है ध्वजदंड के शीर्ष का सीढ़ी के निचले सिरे के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ध्वजदंड के शीर्ष का सीढ़ी के निचले सिरे के साथ उन्नयन कोण कितना कह रहा है, ये कह रहा है कि सर ये पूरा 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात करिए। आपको ये पता है क्या कि अगर ये 60 है और ये दोनों बराबर है तो निश्चित तौर, अच्छा ये 60 है तो निश्चित तौर पर ये वाला तो 30 डिग्री रहा होगा, क्योंकि ये तो ध्वजदंड एकदम सीधा खड़ा है, 90 पर खड़ा है,
ये अगर 60 है तो ये 30 होगा, काहे कि ये एक ट्रायंगल है और इसमें अगर 60 है तो ये 30 होना तय है, इसीलिए आपको ये 30 है। अगर आपका ये 30 आ गया तो निश्चित तौर पर ये 30 होने के लिहाज से आपको ये भी दिख रहा होगा, ये भी 30 होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि ये 9 है तो ये भी 9 है। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड बराबर हो जाए तो उसके सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं, यानी 30 तो ये भी 30। क्लियर है बात? यानी कि ये 30 तो ये भी 30, कायदे से देखें तो यानी कि ये भी 30 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 होगा तो यहाँ कितना होगा? 60 होगा। देखो सारा एंगल पता लग चुका है, यानी कि ये मेरा आ गया 30 और ये मेरा आ गया 30 और ये 60। आपको पता है 30 60 के लिए क्या होता है? 60 के सामने वाला √3 होता है और ये वाला 1 होता है और ये 2 होता है। और क्या पूछ रहा है? ध्वजदंड की ऊंचाई पूरा। तो देखो दो बराबर यहाँ पर आ गया 9 मीटर। ये समझ में आ रहा है? 30 60 और ये 60 के सामने वाला √3, नीचे में 1, और आपको पता है 30 जहां से 60 बनता है और 30 बनता है वहां 2 है। अर्थात आपको समझ में आ रहा है बात कि 2 बराबर 9 मीटर है। अगर 2 बराबर 9 मीटर है तो मुझे निकालनी है पूरा ध्वजदंड। पूरा ध्वजदंड तो 2 और 1 3 का है, 3 लिखेंगे, यानी 4.5 गुने 3 लिखेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 5 3 15 4 3 12 और 1 13.5, जो कि ए ऑप्शन में है। आई होप कि आपको 40 तक के क्वेश्चंस एकदम क्लियर हुए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, और आप सब लोग इसको देखकर जहां भी दिक्कत होता है पर्सनली मिलकर भी इसको पूछताछ करेंगे। संडे को प्रॉब्लम क्लास होता है, उसमें भी आप एक एक सवाल को देख सकते हैं। बाहरी किताबों को किसी भी बुक से आप बना सकते हैं, कहीं से भी बनाएं, और आपको मुझे पूरा विश्वास है कि अगर पार्ट ए और पार्ट बी के सारे क्वेश्चन आप अगर देखे होंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा। आप पहले बेसिक रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद से वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।